गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट 2 चैप्टर में डिस्कस किया था फॉरेन एक्सचेंज रेट, फिर उसके डिफरेंट मेथड टू कैलकुलेट द फॉरेन एक्सचेंज रेट। आज के इस चैप्टर में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होगा कि हमें फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट क्यों है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब आप सभी को पता होगा, फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट क्यों है। और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि हमारे पास कैसे फॉरेन करेंसी आएगी। तो ये 2 चीज़ें हमारे पास हैं और दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से इसका यूटिलाइजेशन होता है और किस तरह से इसको हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं डिमांड एंड फॉरेन एक्सचेंज। तो डिमांड का मतलब आप सभी को आउटफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज कम फ्रॉम दोज पीपुल हु नीड टू मेक पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। इट इज डिमांडेड बाय द डोमेस्टिक रेजिडेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन। तो हमारे पास जितने भी फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट क्यों होती है? फर्स्ट उसका सबसे पहला रीजन क्या है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इफ वी वांट परचेज गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्री तो वी नीड अ फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी। तो हमें जब भी किसी का, जैसे मैं इंडियन हूँ, अब मुझे क्या करना है कि अमेरिका से कोई भी लैपटॉप परचेज करना है तो हमें पेमेंट किस में करनी पड़ेगी? फॉरेन करेंसी में करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमारे पास फॉरेन करेंसी होना नेसेसरी है। फिर दूसरा टूरिज्म। टूरिज्म में क्या होता है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री लोग घूमने जाते हैं। तो इंडियंस अगर कहाँ जाता है, किसी भी कंट्री में जाता है, सिंगापुर जाता है, मलेशिया जाता है या किसी अदर कंट्री में जाता है, तो उसके जाने के लिए या तो वो क्या करे, इंडियन मनी को ले जाकर उसी कंट्री में एक्सचेंज करे या हमारी कंट्री से खुद एक्सचेंज करके वहाँ जाए। तो अगर हमारी कंट्री से एक्सचेंज करके जा रहा है, इसका मतलब हमारी कंट्री में उस कंट्री की फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। तो इसके द्वारा वो कर सकता है, इसीलिए रिक्वायरमेंट लगती है हमें। इसी तरह यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंड टू अब्रॉड। अगर हमें किसी अदर कंट्री में यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब वन साइडेड ट्रांसफर, हमें गिफ्ट भेजना है, हमें किसी कंट्री को इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करनी है, कुछ भी ऐसा करना है, तो जिस कंट्री को इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करना है, जिस कंट्री में हमें हेल्प देना है, तो ऐसी कंट्री को जब पैसा देते हैं तो हमेशा उसी कंट्री की करेंसी में ये मनी दी जाती है। तो इसके लिए भी हमें रिक्वायर्ड होती है कि हमारे पास उस कंट्री की करेंसी हो। इसी तरह परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्रीज, जैसे हमें लैंड परचेज करना है किसी कंट्री में, शेयर परचेज करने, बॉन्ड परचेज करने, इस तरह की चीज़ें अगर हमें परचेज करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस कंट्री से हमें इनको लेना पड़ेगा, उस कंट्री में हमें उसको परचेज करके उस कंट्री में सेल करना पड़ेगा। और इस तरह से ये फॉरेन एक्सचेंज को परचेज करने के लिए, अगर लैंड मुझे परचेज करना है ब्रिटेन में तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस कंट्री में हमें पॉन्ड्स में ही उसको, स्टर्लिंग में ही उसको हमें पे करना पड़ेगा। हमें थाईलैंड में करना है तो हमें उस कंट्री की करेंसी में पे करना पड़ेगा। अगर शेयर किसी अदर कंट्री की इंडस्ट्री का लेते हैं तो हमें उस कंट्री में उसी तरह इसको पे करना पड़ेगा। ऐसे स्पेकुलेशन होता है फॉर गेनिंग फ्रॉम द एप्रिसिएशन ऑफ द कंट्री। तो इसका एक एग्जांपल होता है, पीपल एक्सपेक्ट दैट द प्राइस ऑफ यूएस डॉलर इन टर्म ऑफ मनी वुड बी इंक्रीज इन फ्यूचर, तो दे विल बाय मोर यूएस डॉलर, they will do so to make gain from the appreciation of the currency। अगर मुझे लगता है कि अभी क्या हो रहा है, मैं एक सिंपल वे में अगर इसको एग्जांपल लूँ कि अगर एक अमेरिकन को लग रहा है कि $1 इक्वल टू 70 रुपये है, इन फ्यूचर में $1 इक्वल टू 80 हो जाएगा, तो क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन करेंसी को परचेज करेगा, क्योंकि जब उसको 10 रुपये उसके इंक्रीज हो जाएंगे तो उसको फिर से सेल कर देगा और इससे उसको क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। तो इसलिए हमें डिमांड रहती कि हमारे पास फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। जब फॉरेन करेंसी होगी तभी इस तरह से हम बेनिफिट। इसी तरह केवल ये 5 ही नहीं, एजुकेशन भी होता है। अगर फॉरेन कंट्री में हमारी कंट्री के स्टूडेंट एजुकेशन के लिए जाते हैं, मेडिकल के लिए जाते हैं, इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, किसी भी चीज़ के लिए जाते हैं, तो उनको क्या रिक्वायर्ड होती है? फॉरेन करेंसी की रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि वहाँ पर जो फ़ी का पेमेंट करेंगे, वहाँ के अन एक्सपेंसेस जो करेंगे उसी कंट्री के उसमें चाहिए हमें करेंसी में। तो इसलिए ये रिक्वायरमेंट वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे कि जो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइजेज इन द फॉलोइंग सिचुएशन, कब
हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है फॉरेन करेंसी की, कब हम चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा फॉरेन करेंसी होती, तो सबसे पहला व्हेन प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी फॉल्स, इंपोर्ट फ्रॉम दैट फॉरेन कंट्री बिकम चीपर। अगर फॉरेन करेंसी की जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाए तो इंपोर्ट जो होता है अदर कंट्री से चीपर हो जाता है, तो हम ज़्यादा इंपोर्ट करने की सोचते हैं, इसलिए भी हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ जाती है। व्हेन अ फॉरेन करेंसी बिकम चीपर इन टर्म ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी के सेंस में फॉरेन करेंसी, अगर अभी तक मैं क्या कर रहा था, 70 रुपये देकर $1 परचेज कर रहा था, अब 60 रुपये में ही $1 मिल जा रहा, तो मैं ज़्यादा डॉलर को परचेज करना चाहूँगा और इसलिए मुझे फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। व्हेन प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी फॉल्स, इट डिमांड राइजेज एज मोर पीपल वांट टू मेक गेन फ्रॉम द स्पेकुलेशन एक्टिविटी, क्योंकि अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है तो ज़्यादा लोग एक्सपेकुलेशन सिस्टम से मनी को गेन करना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, और इस तरह इनको इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। डिमांड कर्व ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर्व आपको ये दिखाई दे रहा किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है, तो आपको ये क्या डिमांड लाइन, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है तो डिमांड घटती है, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज घटता है तो डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये इसके बीच में रिलेशन है। इसी का जस्ट उल्टा होता है सप्लाई का। सप्लाई जैसे डिमांड आउटफ्लो होता है तो सप्लाई क्या होता है, इनफ्लो होता है। अब फॉरेन एक्सचेंज कम फ्रॉम दोज पीपल हु रिसीव इट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, जो चीज़ें हम लोगों ने डिमांड में पढ़ी हुई हैं वो सारी चीज़ों को यहाँ उल्टा देखना है, क्योंकि वहाँ पर क्या था कि हमारी कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में जा रहे थे, और सप्लाई में क्या होगा, दूसरे कंट्री के लोग हमारी कंट्री में आएंगे, यानी दूसरे कंट्री के लोगों को हमारी करेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर हम गुड्स से सर्विस को एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरनर्स को इसके क्या होगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और इसके क्या होता है, यहाँ हमारे पास मनी आती है। तो सप्लाई का मतलब क्या हुआ, फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी कैसे, तो अगर हमारी कंट्री के गुड्स का मैक्सिमम एक्सपोर्ट यानी ज़्यादा हिस्सा दूसरे कंट्री में सेल किया जाए, तो सेल करने से उस कंट्री से हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट हो गया हम क्या कर पाएंगे, हमारी कंट्री में वो करेंसी आ जाएगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर हम दूसरी कंट्री के लोग हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर लैंड खरीदते हैं, यहाँ के शेयर खरीदते हैं, यहाँ के बॉन्ड्स खरीदते हैं, तो उस कंट्री की करेंसी हमारी कंट्री में आना शुरू हो जाती है। तो ये क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट फॉरेन कंट्री के लोग हमारी कंट्री में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा हमें इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है। ऐसे रिमिटेंसेज हैं, जैसे यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, वहाँ पर भी देखा था, वहाँ पर यूनिलेटरल ट्रांसफ़र क्या हो रहा था, डोमेस्टिक कंट्री से फॉरेन कंट्री जा रहे थे, यहाँ पर उल्टा होगा, फॉरेन कंट्री से कहाँ आएगा, डोमेस्टिक कंट्री में आएगा, तो इसका भी बेनिफिट हमें मिलेगा, और इसकी भी रिक्वायरमेंट हमारे, इससे क्या होगा, हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होगा। एक्सपेकुलेशन होता है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम फ्रॉम दोज हु वांट टू एक्सपेकुलेट इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो हमारी कंट्री के अगर करेंसी की वैल्यू में चेंज आता है तो दूसरे कंट्री के लोग क्या करते हैं, हमारी करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, इससे भी हमारी कंट्री में क्या होता है, बहुत ज़्यादा करेंसी बढ़ जाती है, फॉरेन करेंसी। इसी तरह एजुकेशन, अगर फॉरेन स्टूडेंट हमारी कंट्री में आकर एजुकेशन गेन करते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी पे करते हैं, अदर एक्सपेंसेस पे करते हैं, और ये फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में इस तरह से भी आ जाती है। इसी तरह मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हमारी कंट्री के लोग अगर दूसरी कंट्री में जाते हैं तो डिमांड हो जाती है, इस तरह से कि हमारी करेंसी दूसरी कंट्री में चली जाती है, लेकिन दूसरी कंट्री के लोग जब हमारी कंट्री में आ जाएंगे तो सप्लाई हो जाएगी, क्योंकि इससे हमारी कंट्री में मनी आती है, फॉरेन एक्सचेंज आता है। तो ये कुछ ऐसे हैं जिससे हमारे कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होता है। फिर फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको कब राइज होता है, व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेज डोमेस्टिक गुड्स बिकम रिलेटिवली चीपर, इट इंड्यूसेस द फॉरेन कंट्रीज टू इंक्रीज देयर इंपोर्ट फ्रॉम द डोमेस्टिक कंट्री, एज अ रिजल्ट सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेज, इससे क्या होता है, फॉरेन करेंसी की सप्लाई राइज हो जाती है। एग्जाम्पल इज प्राइस ऑफ $1 राइजेज फ्रॉम 70 to 75, देन एक्सपोर्ट टू USA विल इंक्रीज एज इंडियन गुड्स बिकम अ चीपर, इट विल बी रेज द सप्लाई ऑफ। तो ये सिंपली आप देख रहे हैं, अभी तक अमेरिका ने $1 हमें देता था और उसको हम क्या कर रहे थे, 70 रुपये के बराबर गुड्स प्रोवाइड कर रहे थे। अब $1 वो देगा और हम 75 रुपीज़ के बराबर देंगे,
उसको देना कितना पड़ रहा, $1 ही, लेकिन हम गुड्स पहले 70 का दे रहे थे, अब 75 का देंगे तो उसको इकोनॉमिकल बेनिफिट हो जाएगा। When price of foreign currency rises, supply of foreign currency rises, and the people want to make gain from the speculation activity. अगर फॉरेन प्राइस हमारी कंट्री का फ्लक्चुएट करता है, कुछ भी होता है, तो फॉरेनर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं हमारी करेंसी में, इससे भी क्या होता है, इकोनॉमिक अर्निंग होती है उनकी। तो ये आप देख रहे हैं सप्लाई में क्या होता है, वहाँ पर कैसा था, इनवर्स रिलेशनशिप था कि अगर फॉरेन जो रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज था वो इंक्रीज हो रहा था तो डिमांड डिक्रीज हो रही थी, अब वो डिक्रीज हो रहा था तो डिमांड इंक्रीज हो रही थी। यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होगा तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीज होता तो डिमांड भी क्या हो जाती, डिक्रीज हो जाती। तो इसका मतलब रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, जबकि रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बीच में निगेटिव रिलेशनशिप होता है। अब इसके बाद ये आपको होमवर्क में 5 क्वेश्चंस करके लाने हैं। नेम द 2 सोर्स ऑफ द डिमांड और आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। व्हाट इज द शेप ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। स्टेट 2 सोर्सेज ऑफ द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। Why does supply curve of the foreign exchange slope upward when foreign exchange rate in a country is on the rise? What impact is likely to have import and how?